आज हमारे सामने जो है वो दो टॉपिक होंगे। यानी कि आज हम इंडिया भूटान, इंडिया और नेपाल, इन दो टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में। ठीक है, इंडिया और भूटान के बीच में जो रिलेशन है, इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है, उन दोनों को समझेंगे बारी बारी से अलग अलग करके। ज़्यादा लंबे हैं नहीं तो धीरे धीरे करेंगे इनको। ठीक है, तो एक बार तो जो सबसे पहले हम पहले शुरू कर रहे हैं भूटान के बारे में कि भूटान के साथ हमारे क्या रिलेशन है। तो भूटान के साथ रिलेशन को पढ़ते हुए जो है हमें उसकी ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसकी ज्योग्राफी जो है वो क्या कहती है और उसकी ज्योग्राफी हमारे साथ किस तरीके से अटैच है। देखिए, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो क्या है कि देखो, भूटान जो है वो इंडिया के बिल्कुल साइड में लगता है और इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट हैं वहाँ पे जा कर के इसका क्षेत्र है जितना भी है। देखो, ये जो दिख रहा है आपके सामने मैप जो बना हुआ है, ये जो मैप बना हुआ है, ये मैप जो है ये भूटान का मैप है और इसके साइड में जो है वो यहाँ पे जो है वो इंडिया है और यहाँ इसके साइड में, ठीक है, ये जो सिक्किम है, सिक्किम से यहीं पे जैसे चाइना है और तो यहाँ पे ये नेपाल आता है। थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो वो नेपाल का भी इससे अटैच होके निकलता है, तो ये सिक्किम है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर ये चाइना है। डोकलाम विवाद हमारा यहीं पे होता है। ज़्यादातर हमारा डोकलाम का जो एरिया है वो एक ट्राई जंक्शन है, वहीं पे जो है वो हमारा विवाद खड़ा होता है। तो एक बार ये देख लीजिए ज्योग्राफी क्या कहती है इसकी। इंडिया के उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये स्टेट है, मतलब कि ये एक देश है भूटान, नॉर्थ ईस्ट में। और भारत के लिए काम किस चीज़ का करता है? ये बफर स्टेट का। बफर स्टेट का क्या होता है? बफर स्टेट होता है कि यहाँ पे जैसे ये इंडिया है, ये वेस्ट बंगाल जैसे यहाँ पे लगता है, ऊपर तक जाता है जो वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस वेस्ट बंगाल को तो हम यहाँ पे तो इंडिया हो गया, ठीक है, ऊपर चाइना है। तो भारत और चाइना के बीच में एक मध्यस्थ राज्य है, ये एक मध्यस्थ देश है। ठीक है, जो कि बफर स्टेट कहेंगे हम इसे, क्योंकि मध्यस्थ राज्य बीच में पड़ता है हमारे। और हिमालय का ये पूर्वी भाग है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट है हिमालय का। ठीक है, हिमालय का बहुत बड़ा एरिया जो है वो भूटान के अंदर हमें दिखाई देगा। और इसके साथ में जो है हमारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर हम जो काम करते हैं वो बिजली को लेकर के, भूटान के साथ इंडिया के रिलेशन ज़्यादातर जो है वो बिजली को लेकर के रहते हैं। यानी कि पावर प्लांट जो हैं, बिजली के पावर प्लांट जो वो यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। पानी से जो बिजली बनती है ना, हाइड्रो पावर को लेकर के यहाँ पे हमारी जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है। ठीक है, और इसको एक लैंडलॉक राज्य बोलते हैं। लैंडलॉक स्टेट का मतलब ये होता है कि एक देश जो कि समुद्र से कहीं पर भी ना लगता हो, जिसके चारों तरफ सिर्फ जमीन हो। तो इसके चारों तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एरिया लगता है, लैंड लगती है, यानी कि जमीन से घिरा हुआ, लैंड लॉक। ठीक है, लैंड से लॉक्ड, कहीं पे इसके चारों तरफ जो कहीं पर भी इसको जो है समुद्र की कोई सीमा नहीं लगती है इससे। ठीक है, भारत के कौन कौन से स्टेट लगते हैं? भारत के जैसे एक सिक्किम स्टेट लगता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल लगता है। ठीक है, तीसरा हमारा जो है यहाँ पे असम लगता है। चौथा यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश लगता है। तो कुल मिलाकर के जो 4 स्टेट हैं इंडिया के, वो भूटान से लगते हैं। ऊपर इसके चाइना लगता है। ठीक है, और इसके एक साइड में यहाँ पे जो है वो नेपाल लगता है और नीचे इसके इंडिया लगता है। तो 3 देशों की इसको सीमाएं भी अटैच करती हैं। मुख्यतः हम देखें तो रिलीजन के तौर पे यहाँ पे बौद्ध धर्म वाला देश है, मतलब कि यहाँ पे बौद्ध धार्मिक लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि भारत के साथ इसका कल्चरली रिलेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रोंग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत का बौद्ध धर्म के कारण जो वो रिलेशन बनाना वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का ओरिजिन जो वो इंडिया से है। ठीक है, बौद्ध धर्म जो वो बन के चला था वो इंडिया से चला था। और अशोक जो हैं, अशोक बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार काफ़ी ज़ोर शोर से किया है। उन्होंने श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार यानी कि बर्मा, पूरा इंडिया कवर किया उन्होंने इस मामले में, अशोक ने, उसके प्रचार के लिए। ठीक है, तो अब जो है हम इसकी
गाथा पढ़ते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा, ये इसकी ज्योग्राफी थी, ये ज्योग्राफी कहाँ पे कौन सा क्या देश है। अब आपको लगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या इंडिया के लिए, बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो डोकलाम जो विवाद है, जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पे जो आके, ठीक है, वो जो ट्राई जंक्शन है, वो ट्राई जंक्शन इनके साथ में है, नेपाल और भूटान। यहाँ पे चाइना के साथ जो झगड़ा होता है वो यहाँ इस चीज़ को लेकर के वो रोड बना रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो वो इंडिया की तरफ पहुँच जाता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, कौन से जो स्टेट हैं भारत के, वो भूटान की सीमा से लगते हैं, ठीक है, या कितने स्टेट की सीमा जो वो भूटान के साथ लगती है। तो भूटान के साथ में जो है वो हमारी 4 स्टेट की सीमा लगती है, उनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। किस धर्म वाला देश है? बौद्ध धर्म। भारत का किस तरीके का संबंध ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें? हाइड्रो पावर को लेकर के, बिजली यानी कि पानी से बिजली बनती है, जो पन बिजली से पानी, हाइड्रो पावर से पानी से बनने वाली बिजली जो है वो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें भारत का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। अब इसके थोड़े इतिहास पे चलते हैं, ठीक है, इसके साथ रिलेशन हमें जो है वो आसान हो जाएगा सीखना कि इसका इतिहास क्या कहता है इसके बारे में, ठीक है। तो इसका इतिहास देखिए, इतिहास में जो है जैसे कि आप चीज़ों को देखिए, आधुनिक भारत में जो है, आधुनिक भारत जो था, मॉडर्न इंडिया के अंदर जो किसकी सरकार होती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, यानी कि भारत पे जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है वो शासन होता था, रूल करती थी ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 1865 में ब्रिटेन की और नेपाल की, सॉरी भूटान की, ब्रिटेन की और भूटान की जो हो एक ट्रीटी होती है, ठीक है, ठीक है। 1865 में इनके बीच में एक ट्रीटी होती है जिसको हम कहते हैं कि सिंचुला ट्रीटी। ये ट्रीटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिंचुला ट्रीटी। सिंचुला ट्रीटी जो वो किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और भूटान के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंचुला ट्रीटी होती है इन दोनों के बीच में। और इस ट्रीटी के बाद में जो है यहाँ पे एक बात आई थी निकल करके कि जो इसके इंटरनल मामले हैं, ब्रिटेन जो है भूटान के इंटरनल मामलों में कभी भी इंटरवेंशन नहीं करेगा, कभी भी इंटरवीन नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, सिंचुला ट्रीटी के बाद में। और एक चीज और बोल दी गई थी इसी ट्रीटी के अंदर कि भारत की एक रियासत का दर्जा दे दिया गया इसको, कि ये जो है भूटान जो है वो भारत की ही एक रियासत होगी, रियासत माना जाएगा भूटान को 1865 की सिंचुला ट्रीटी के बाद में, ठीक है। ये यहाँ की इनकी कहानी है जो मॉडर्न इंडिया के टाइम की रही है। वर्तमान में अगर हम बात करें, इसके बाद जो हम बात करेंगे तो वर्तमान एकीकरण कैसे हुआ है, इसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, कैसे इसको जोड़ के बनाया गया है। तो वो हुआ था 1907 में। क्या है कि यहाँ पे एक नांग्याल वंश था, भूटान के अंदर जो है नांग्याल वंश है, नांग्याल वंश के राजा हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1907 में नांग्याल वंश का जो है वो शासन शुरू हो जाता है 1907 में, ठीक है। और इसका शासन रहता है 2006 तक, 2006 तक जो है नांग्याल वंश का शासन रहता है। 2006 तक जो है, अभी 2006 गया है जो पीछे, मोनार्की रहती है, राजतंत्र रहता है। कई लोगों को लगता है कि राजतंत्र तो बहुत पहले खत्म हो गए, नहीं, भूटान के अंदर और नेपाल के अंदर राजतंत्र लगभग अभी तक चला है, 2005-6 तक जो है वो चला है। नेपाल में जो है वो 2005 में खत्म हुआ था, यहाँ पे 2006 में खत्म हुआ राजतंत्र। देखिए दोनों में फर्क एक चीज का है, ठीक है, दोनों में फर्क जो है आपको समझ में आएगा। अभी इसी के बारे में जानते हैं। यहाँ पे था क्या, 1907 में नांग्याल वंश का शासन जैसे ही आया तो 1907 में, 7 के बाद अलग अलग इनके राजा रहे। 1972 में जो है इनका एक नया राजा बनता है, जिग्मे सिग्मे वांगचुक। जिग्मे सिग्मे वांगचुक, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये मॉडर्न भूटान के फादर भी बोले जाते हैं, जिग्मे सिग्मे वांगचुक जो है मॉडर्न भूटान के फादर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1972 में जब ये बने तो ये रहते हैं 2006 तक, यानी कि 34 साल तक इनका शासन रहता है। और 2006 में जो है ये क्या करते हैं, शासन छोड़ देते हैं, ठीक है। 2006 में क्या किया ना, 2006 तक तो खुद रहे, 2006 में जो है इन्होंने अपना शासन छोड़ दिया, और अपना शासन छोड़ के किसको दे दिया, अपने बेटे को। इनके बेटे का नाम था जिग्मे खेसर। जिग्मे खेसर, जिग्मे खेसर जो इनके बेटे थे, इनके पुत्र थे, उनको सत्ता इन्होंने सौंप दी। इन्होंने क्या किया, जिग्मे खेसर ने क्या किया, जिग्मे खेसर ने इसने कहा कि हम मोनार्की को खत्म कर रहे हैं, मोनार्की को खत्म कर देते हैं।
यानी कि राजतंत्र समाप्त हो रहा है। और क्या करेंगे, हम डेमोक्रेसी को लागू करेंगे। हम जो है अब देश के अंदर लोकतंत्र लेकर आएंगे, और लोकतंत्र का मतलब है कि अब जो है यहाँ पे इलेक्शन होंगे। अब जो है अब यहाँ पे इलेक्शन होंगे। तो इन्होंने जो है वो इलेक्शन करवाने की बात बोल दी। ठीक है, जिग्मे खेसर ने। इलेक्शन कौन करवा रहा है? जिग्मे खेसर। तो जिग्मे खेसर ने इलेक्शन बोल दी, और एक बात की भी घोषणा कर दी साथ में कि इलेक्शन के अंदर जो है, लोगों को लग रहा था कि लोग कह रहे थे कि इलेक्शन भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पैसा किसके पास है? जिग्मे खेसर परिवार के पास। पावर किसके पास है? उन्हीं के पास है। लोग किसको जानते हैं? उन्हीं को जानते हैं। नया नया लोकतंत्र बनेगा, नई पार्टियां बनेंगी, लोगों के अंदर प्रचार होगा, तो इन्हीं की सरकार बनेगी ऑटोमेटिक। क्या फायदा फिर इसका? ये क्वेश्चन था उस समय पे। तो जिग्मे खेसर ने क्या किया? जिग्मे खेसर ने कहा है कि एक बात तो ये होगी कि लोकतंत्र आ गया है और चुनाव होगा, हम शासन नहीं करेंगे, अब राजतंत्र खत्म किया जाता है। दूसरी बात इन्होंने घोषणा ये कर दी कि जिग्मे परिवार जो है, ठीक है, जो वांगचुक परिवार है, नांग्याल वंश का जो वांगचुक परिवार है, वांगचुक परिवार यानी कि जिग्मे खेसर चुनाव नहीं लड़ेगा, ना जिग्मे खेसर कोई पार्टी बनाएगा। ये घोषणा हो गई वहां पे। ठीक है, तो ये शानदार बात थी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई और आएगा, अपने आप लड़ेंगे। उसके बाद से 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं। ठीक है, 2006 के बाद में जैसे ही ये घोषणा हुई कि लोकतंत्र जो है वो स्थापित कर दिया गया है, ठीक है, इलेक्शन होंगे, तो 2008 में पहले इलेक्शन होते हैं। फिर 3 बार चुनाव हो चुके हैं, और हर बार चुनाव में, ठीक है, हर बार चुनाव में अलग अलग पार्टी की सरकार बनी है। यानी कि 2008 में चुनाव हुए, कोई और पार्टी, 2013 में हुए कोई और पार्टी, 2018 में हुए फिर कोई और पार्टी, अब 2023 में होने। ठीक है, अब चुनाव फिर होंगे। 2018 में जब चुनाव हुए तो इनके पीएम बनते हैं डॉक्टर लोटे सोरिंग। डॉक्टर लोटे सोरिंग, डॉक्टर लोटे सोरिंग जो वो इनके प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके एक खास बात यह है कि यहां पर जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है वो सबसे पहले भारत की यात्रा करता है। यानी कि 2009 में यात्रा हुई, 2014 में हुई, 2018 में हुई। अपने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते ही पहली यात्रा यहाँ के प्रधानमंत्री की भारत की होती है। वो भारत में आता है, भारत के लोगों से मिलने के लिए या भारत की सरकार से मिलने के लिए। ठीक है, तो ये था इनका अपना एक इतिहास कि ये कैसे बने हैं। अब बात करते हैं भारत के साथ इनके रिलेशन कैसे हैं। तो भारत के साथ रिलेशन को अगर हम देखेंगे तो भारत और भूटान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, भारत भूटान मैत्री ट्रीटी। ठीक है, इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी। ठीक है, 1949 इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी 1949 में जो होती है। ठीक है, इस ट्रीटी को 2007 में जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर संशोधन किया जाता है इस ट्रीटी के अंदर 2007 के अंदर। ठीक है, तो 2007 में जब इनके बीच में ये संशोधन हुआ तो यहाँ पे जो 1949 था, 1949 में क्या हुआ था, 1949 की जो ट्रीटी हुई थी उसमें ये हुआ था कि जो विदेशी यानी कि फॉरेन के और इनकी सिक्योरिटी के, ठीक है, डिफेंस एंड फॉरेन के जो भी इशू हैं, जो भी मामले हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? भारत की। 1949 में जो ट्रीटी हुई थी उसमें यह कहा गया कि भूटान के जो भी विदेश मामले हैं, जो भी रक्षा के मामले हैं, डिफेंस के मामले हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी भारत की, भारत उनको संभालेगा। 2007 में क्या कि भूटान को राजतंत्र जो है, भूटान का राजतंत्र खत्म होता है। भूटान ने क्या किया कि वहां पे अपने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाई। 2007 में संशोधन हुआ। 1949 में तो बात यह हुई थी कि विदेशी मामले और रक्षा के मामले भूटान के भारत देखेगा, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब क्या हुआ 2007 में कि भूटान ने कहा कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएंगे। ठीक है, तो भूटान जो है वो अब फॉरेन पॉलिसी खुद बनाता है, अब भारत उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है भारत और भूटान के बीच में जो रिलेशन है उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, उनको मजबूत संबंध कैसे बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन भारत भूटान के कैसे हो सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आती है। तो पहली चीज़ है यहाँ पे ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। भारत और भूटान के बीच में ट्रैक 1 डिप्लोमेसी काफ़ी होती है, यानी कि सरकार के साथ बातचीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर। ठीक है, उनकी आपस में नेगोशिएशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो
इसमें क्या है कि इसमें भारत और भूटान जो हो अपनी अपनी उनकी फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसको शामिल करते हैं। मतलब कि उनकी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी कौन सी है? इनकी फ्रेंडशिप ट्रीटी है जो 2007 में संशोधन होकर आई है, जो 1949 में हुई थी, 49 में हुई थी, उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच में ट्रैक वन डिप्लोमेसी का उदाहरण देखेंगे तो 2014 में क्या होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो भूटान की यात्रा की, पहले प्रधानमंत्री भारत के जिन्होंने भूटान की यात्रा की। उसके बाद दोबारा 2018 में फिर की, 2018 में एक बार फिर से जो है वो उसकी यात्रा पे जाते हैं। ठीक है, यानी कि बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 2 बार जा चुके हैं भूटान के अंदर। और 2018 में जो है वो भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो बने थे डॉक्टर लोटे शोरिंग, वो भारत की यात्रा पे आते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपस में जो है काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है और हाइड्रो पावर को लेकर के बातचीत होती है। ठीक है, और दोनों देशों के बीच में जो है एक दूसरे के जो रक्षा के मामले हैं उनको लेकर के होती है बातचीत। इसके बाद आता है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में क्या है कि मतलब कि यहाँ पे जो भारत के सरकारी अधिकारी हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं या जो भारत की एनजीओ हैं, वो यहाँ पे बीच में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो भारत में मतलब कि भूटान में जो भारत के नागरिक जो हैं, पहली चीज़ तो ये कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर सबसे खास एग्जाम्पल ये है कि भारत के लोगों का भूटान में कोई वीज़ा नहीं लगता है। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं फ्री में, वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, पासपोर्ट भी आपका यहाँ पे नहीं अप्लाई होता कि पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वीज़ा, पासपोर्ट, इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, गैस ऑयल की जो सप्लाई है वो कौन करता है? वो भारत की कंपनियां करती हैं। ठीक है, गैस की, ऑयल की, इनकी जो सप्लाई है वो सारी की सारी भारत से की जाती है। ठीक है, और कनेक्टिविटी में भी भारत का इसके साथ काफ़ी सहयोग है कि भारत यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन है जो उसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कंपनियां भारत की। ठीक है, इन चीज़ों को लेकर के तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये देखने को आपको मिलेंगी कि इनकी गैस की, ऑयल की, एनजीओ जो है इनके साथ वार्ता करें। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये वाली ट्रीटी जो है, ये वाली आते पेपर में। संशोधन कब हुआ? 2007 में हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी कब गए? 2014 में। लोटे शोरिंग कब गए आए भारत में? 2018 में। मोदी 2 बार गए, 2014 और 2018। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है भारत और भूटान के बीच में जो सहयोग की जब बात आती है, इन दोनों के बीच में सहयोग करने वाले बिंदु कौन कौन से रहे हैं, आपस में सहयोग की जब बात आती है तो कौन कौन से बिंदु जो है वो जो भारत और भूटान के जो है सहयोगी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात आती है कि भूटान में जो है हम देखते हैं कि जल संसाधन यानी कि हाइड्रो पावर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है तो नदियाँ आती हैं, बारिश होती है, पानी सारा वहीं आता है। हिमालय का एरिया, ग्रेट हिमालय है वहाँ पे, तो पानी की सुविधा ज़्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसमें काफ़ी हेल्प होती है भारत की। यानी कि हाइड्रो प्रोजेक्ट जो वो काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं वहाँ। हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो है वो भारत जो है कुछ काम कर सकता है। ठीक है, तो भूटान मतलब कि भूटान वहाँ पे क्या है कि भूटान के अंदर जो पैदा होने वाली बिजली है उसका 1/3 हिस्सा भारत को निर्यात करता है। यानी कि भूटान जो बिजली बनाता है, भूटान जितनी बिजली बनाता है वहाँ पे उसका 1/3 हिस्सा भारत को वो बेचता है, भारत उससे खरीदता है। ठीक है, तो भूटान के अंदर जो टोटल 720 मेगावाट की जो 720 मेगावाट बिजली उत्पादन चल रहा है। ठीक है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं भारत के द्वारा। 720 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो वो भारत लगा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो भूटान के लिए, भूटान के अंदर। ठीक है, तो भारत ने वहाँ पे क्या है कि एक चकमा पावर प्लांट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चक्का पावर प्लांट है ये, चक्का पावर प्लांट, चक्का पावर प्लांट नोट्स में साफ साफ दिख जाएगा, वहाँ देख लेना, यहाँ पे शायद ना भी दिखे तो। चक्का पावर प्लांट नोट कर लीजिए, चक्का पावर प्लांट जो वो भारत ने वहाँ पे डेवलप किया है भूटान के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, ठीक है, और ये जो है ये जो पहला प्रोजेक्ट है पावर प्लांट का, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया है। ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट का नाम जो है वो रखा गया है मांगदेचू परियोजना। मांगदेचू परियोजना, चक्का पावर प्लांट का नाम क्या है? मांगदेचू परियोजना। इसको आपको याद रखना है, इस पावर प्लांट को। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मांगदेचू परियोजना, ये पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसके बाद है अंतरिक्ष में जो है यानी कि स्पेस के अंदर जो है भारत इसमें काफी सहयोग करता है भूटान का। ठीक है, स्पेस के अंदर क्या कि साउथ एशियन जो सैटेलाइट है यानी कि सार्क जो कंट्री हैं उन्होंने मिलकर साउथ एशियन
एसोसिएशन कॉरपोरेशन जो है उसने साउथ एशियन सैटेलाइट छोड़े हैं। तो वो सैटेलाइट जो छोड़े गए वो भारत ने छोड़े हैं। सार्क के लिए जो साउथ एशियन सैटेलाइट है वो भारत ने जो है वो ग्राउंड अर्थ इनोग्रेशन के लिए ग्राउंड अर्थ इनोग्रेशन लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि संचार एवं सूचना के लिए यानी कि कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसको मजबूत करने के लिए कहाँ पे लगाए हैं भारत ने जो है साउथ एशियन सैटेलाइट कहाँ पे लगाए हैं, वो लगाए हैं भूटान के अंदर। ग्राउंड अर्थ इनोग्रेशन लॉन्च किया भारत ने उसके लिए। ठीक है, और एक चीज और जो है ना, ये मांगदेचु परियोजना, ये कब लागू की गई थी? 2019 में। ये चीज छूट गई थी आपकी, ये 2019 में आई थी मांगदेचु परियोजना, हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो साउथ एशियन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है भारत ने। कहाँ पे? कहाँ के स्पेस में? उसका अंतरिक्ष स्पेस जो यानी कि भूटान के एरिया में लॉन्च कर रखा भारत ने। ठीक है, तो भूटान के अंदर ये है ज्यादातर। ठीक है, इसके लिए। इसके बाद है जो डिजिटल भूटान बनाने के लिए, भूटान को यानी कि डिजिटल बनाने के लिए क्या है कि भारत ने जो है वो रुपे कार्ड लॉन्च किया है। भारत ने क्या किया है? रुपे कार्ड। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे यूपीआई पेमेंट करते हैं ना, यूपीआई को यूज करते हैं, वैसे ही वहाँ पे एक रुपे कार्ड लॉन्च किया भारत ने। ठीक है, फिर जैसे भारत वहाँ पे एलपीजी भेजता था, वो 700 मीट्रिक टन भेजता था, अब जो भारत 1000 मीट्रिक टन भेजेगा। ठीक है, 1000 मीट्रिक टन प्रति माह, हर महीने जो है वो 1000 मीट्रिक टन भेजेगा, तो 12000 मीट्रिक टन एनुअल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब दूसरी बात यह कि डोकलाम विवाद पे जो है भूटान ने, यानी कि डोकलाम का जो विवाद हुआ था, डोकलाम के ऊपर जो डिस्प्यूट था चाइना के साथ में भारत का, देखो डोकलाम डिस्प्यूट है तो चाइना के साथ भारत का। ठीक है कहाँ पे डोकलाम? भारत भूटान की सीमा के ऊपर और चाइना की सीमा के ऊपर। ठीक है, तो इस डोकलाम विवाद के ऊपर जो है वो चीन के जो उनकी विस्तारवादी नीति यानी कि फैलाने वाली नीति है अपने आप को, ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करने वाली नीति है, चीन की जो एक्सप्लोरेटरी पॉलिसी है उसको जो है हमें बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प की है भूटान ने। तो डोकलाम विवाद पे जो भूटान ने भारत का साथ दिया था, ना कि चीन का साथ दिया था। ठीक है, तो भूटान की जो है अभी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो शुरू की गई भूटान के द्वारा। तो भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत ने 4500 करोड़ रुपए दिए हैं, यानी कि 4500 करोड़ की जो राशि है वो भारत ने दी है। इसमें यह भी बताया जाता है कि ये जो है 4500 करोड़ राशि जो है, ये टोटल जो है, ये भूटान की जो टोटल जीडीपी है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आधा हिस्सा है, लगभग आधा हिस्सा। ठीक है, इतनी इतनी सहायता भारत वहां पे करता है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 4500 करोड़ की राशि जो है वो भारत ने दी हमको। ठीक है, भूटान के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सड़क व्यवस्था जो वो भारत कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो भारत के द्वारा सड़कों को मजबूत करने के लिए, वहां की सड़कों को मजबूत करने के लिए एक दंतक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? दंतक प्रोजेक्ट। तो कहने की बात यह कि यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें जो भारत लॉन्च कर रहा है। ठीक है, दंतक प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर इसके बाद जो भारत ने जो वहाँ भूटान ने जो है, भूटान एक दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी जीडीपी की ग्रोथ नहीं डिसाइड की है कि वो जीडीपी लगाए, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो नहीं निकालता भूटान। उसने जीडीपी की बजाय जोर दिया है जीएनएच, ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस, यानी कि दुनिया का एकमात्र देश है भूटान जिसने ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस का काम किया है कि हम जो है क्या करेंगे कि हम जो है वो देश के जो लोग हैं, हम देश की जीडीपी को नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे कि देश के लोग, देश के नागरिक जो हैं वो कितना हैप्पी हैं, कितना खुश हैं, इसीलिए हम उस पे काम करेंगे, जीएनएच पे, ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, कि हम नेशनल हैप्पीनेस के अंदर ग्रोथ करेंगे, कितना खुश हैं, उन चीजों के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो ये काम करने वाला जो भूटान पहला देश है दुनिया का। ठीक है, इसमें जो है जिग्मे सिग्मे वांगचुक जो 1972 में वहां के राजा बने थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। देखिए कई बार होता है ना कि राजतंत्र तो जो है वो अपने फायदे में काम करता है, भूटान एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे एक राजतंत्र ने लोकतंत्र से बड़ा कदम उठाया है, जो कि जीएनएच वाला कदम है कि इन्होंने प्रोडक्शन पे फोकस नहीं किया है, इन्होंने फोकस किया है किस चीज पे? लोगों की खुशी के ऊपर, कि लोग कितना खुश हैं। लोगों को खुश करने वाली बात है कि हमें प्रोडक्ट वगैरह इन चीजों की इतनी जरूरत नहीं, अगर लोग खुश हैं वो देखना है कैसे खुश होंगे। तो लोगों की हैप्पीनेस पे फोकस किया है। आप इंडिया की हैप्पीनेस निकालेंगे ना, इंडिया की हैप्पीनेस आती है 150 देशों में से 120वें नंबर पे कि इंडिया के लोग जो वो इतने खुश हैं। ठीक है, 150 देशों में से 119 देश जो भारत से ज्यादा खुश हैं। ठीक है, भारत से कम खुश जो देश हैं वो मात्र 30 देश है। ठीक है, भारत से 119 देश जो बहुत ज्यादा खुश हैं।
भूटान जो है उसकी रैंक काफ़ी ऊपर रहती है इस मामले में, आप इसको चेक करना, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को आप चेक करना, भूटान की क्या रैंक आती है पिछले 10-20 साल से, पिछले 4-5 साल से ही निकाल लेना, ज़्यादा भी निकालेंगे तो भूटान जो हो कई बार आपको देखेगा, एक आध बार टॉप 10 कंट्रीज में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो भूटान की की पूरी जो इकोनॉमी है वो अभी जो है वो टिकी हुई है इनके प्रोजेक्टों के ऊपर, इंडिया जो सहयोग करेगा उनके ऊपर ज़्यादातर, ठीक है। तो भूटान जो पूरी तरीके से जो है, एक और चीज़ इनके लिए खास बात यह कि भूटान कंप्लीटली दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जाती है, पूरी ऑर्गेनिक खेती को इन्होंने बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो भूटान पूरी तरीके से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को एडॉप्ट करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इसका बहुत ज़्यादा जोर है। देखिए छोटा सा देश है, ना रिसोर्स है, लैंडलॉक कंट्री है, पहाड़ों में बसा हुआ देश है, ना खेती होती है इतनी ज़्यादा, फिर भी लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक खेती के ऊपर बहुत ज़बरदस्त जोर है, लोगों को खुश करने वाली बातों पे बहुत ज़्यादा जोर है, ठीक है। कंपनियां फैक्ट्रियां लगाने पे जोर नहीं है। ये पहला ऐसा देश है दुनिया का जिसने इन दो चीज़ों को बहुत ही इनिशिएटिव लेकर के काम किया है, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। तो भारत की जो उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था में जो है, उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था का मतलब है कि भारत की जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उसमें भूटान की जो हो एच हिल्स की संज्ञा दी जाती है, यानी कि भारत के लिए जो उत्तर की दिशा से जो खतरे हैं उनको रोकने के लिए इसको एच हिल्स कहा जाता है भारत के लिए, ठीक है, भूटान को। तो भूटान को क्या कहा जाता है, एच हिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 15 जुलाई 2020 को जो भारत और भूटान ने जो पश्चिम बंगाल के गांव है जय गांव, ठीक है, और भूटान का एक अलग गांव है पसाखा, पशाखा, ये नाम याद रखना है, पशाखा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल का गांव है जय गांव, ठीक है। तो जय गांव जो है, पश्चिम बंगाल का गांव और जय गांव, इनके बीच में जो है एक नया कमर्शियल मार्ग खोला है, ठीक है, एक ट्रेड, हम ये कह सकते हैं कि एक वाणिज्य मार्ग जिसको हम कह सकते हैं, या कमर्शियल रास्ता जो कह सकते हैं, वो हमने यहाँ पे खोला है, ठीक है। तो 1968 में, इसके बाद जो है 1968 में इंडिया और भूटान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हो कब स्थापित होते हैं, 1968 में। तो इंडिया और भूटान के बीच में डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक संबंध जो स्थापित हुए वो हुए थे 1968 के अंदर, ठीक है। तो ये जितनी हमने बातें की हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं भूटान के बारे में, ठीक है। तो भूटान जो हो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि उसके सारे के सारे काम जो वो लगभग भारत संभालता है। तो हमें जो है इसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं अभी जो बताई हैं, ज़्यादा फैक्ट जो बताए हैं लास्ट में, ये ज़्यादा चीज़ें यही जानने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें सारी चीज़ें जो है इसके इतिहास को इसलिए पढ़ा जाता है, किसी भी देश के इतिहास को, कि वो हमें सहयोग कर सके हमारी चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है कि हमने जो है इसको जो समझा है वो इसी चीज़ का सहारा लेकर समझा है, ठीक है। तो इसको जो है भूटान को जो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करेंगे आगे जो है वो नेपाल के बारे में।